पॉजिटिव है, लेकिन सुनील, ये बात तो माननी होगी कि वॉलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट से भी काफी आती हुई दिखी है, हेडविंड्स हैं जिसके चलते भारतीय बाजार पर भी उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त मार्केट को? देखिए, ये क्लासिक बाय लो सेल हाई की मोमेंट है। ये करेक्शन जो आ रही है वो बाय करने के लिए बहुत बढ़िया एक मौका है हमारे लिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने हेडविंड्स इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बताया, मगर टेलविंड्स इंडियन इकोनॉमिक न्यूज का है ना। तो एक न एक देखें, सबके नंबर्स जो आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की तरफ से वो बेहतर ही आ रहे हैं। भले ही आईएमएफ ने थोड़ा हमारा एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट को थोड़ा डाउन किया हो, बट फिर भी देख लीजिए, यूएस का 1% और इंडिया का 6% में जमीन आसमान का फासला है। तो अल्टीमेटली एक रिएक्शन मार्केट में होता है कि यूएस में फेड रेट हाइक हो, या यूएस में जैसे ही अच्छी खबरें शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, हाउसिंग के बारे में निकलती है, तो वो मार्केट और भी रिएक्ट होता है, क्योंकि रेट हाइक शायद और भी तेजी से हो सकता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म पैनिक या वॉलेटिलिटी जो क्रिएट करता है, उसके कारण थोड़ा बहुत पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकलता है, इंडिया से भी निकलता है। मगर अल्टीमेटली ये पैसे को अपना सही जगह ढूंढना है, तो वो अल्टीमेटली ग्रोथ को, टेरिटरी को ढूंढेंगे, और ग्रोथ में इंडिया माहिर है, नंबर वन। सेकेंड चीज ये है, आपको देखना है कि ये जो रेट हाइक के बाद रिसेशन का ऐलान, सबके सब एक्सपर्ट्स अब कह रहे हैं कि यूएस में गारंटीड है रिसेशन, तो एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर एक रिसेशनरी ईयर। मगर रिसेशन का दूसरा चीज है कमोडिटी का डिफ्लेशन, जिसके अंदर तेल भी शामिल है, मेटल्स भी शामिल है, फूड भी शामिल है। तो एक डिफ्लेशनरी कमोडिटी सिनेरियो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि हम नेट कमोडिटी इंपोर्टर है। 83% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। तो जो भी उधर दाम में गिरावट की कुछ एक मीडियम टर्म में, अभी शॉर्ट टर्म में ओपेक ने थोड़ा लिक्विड टाइटन किया सप्लाई को, तो दाम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, वो बात छोड़िए। मगर लॉन्गर टर्म में रिसेशन आता है तो तेल को गिरना ही है, और वो इंडिया के लिए एक बेहतर है। तो एक तरफ टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ इंडिया, जीडीपी ग्रोथ बेहतर। सेकंड, आपको एक कंपनीज की अर्निंग्स या इन्फ्लेशन की बढ़त, इसमें कमोडिटी डिफ्लेशन का एक पॉजिटिव हाथ उसको कंट्रोल में रखने के लिए। तो मेरे ख्याल में भारत जैसी एक मार्केट, अल्टीमेटली एफपीआई जो एक लॉन्गर टर्म से सोचते हैं कि हमें अच्छा रिटर्न चाहिए, उसमें भारत सबसे अट्रैक्टिव दिखेगा। तो मेरे लिए एक डोमेस्टिक निवेशक को ऐसी जो करेक्शंस आती है जो अनरिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ और फंडामेंटल्स है, तो ये एक बहुत बढ़िया खरीदने का मौका है। और अगर आप बाय लो की बात करते हैं, तो ये एक बेहतर बाय लो मोमेंट है, राइट? ये बेचने का वक्त नहीं है। बिल्कुल। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। सुनील, ये बात तो आपने सही कही कि आईएमएफ ने पूरी दुनिया के ग्रोथ एस्टिमेट को 50% काटा है, और इंडिया के ग्रोथ एस्टिमेट में सिर्फ 10% काटा है। तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी बहुत आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से हम मार्केट्स में आउट परफॉर्म कर रहे हैं दूसरे बाजारों को। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अर्निंग्स क्वालिटी पे आपका क्या व्यू है? FY24 में आपको इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ कैसी नजर आती है? मैं 23 इसलिए मानूंगा क्योंकि 6 महीने निकल गए, बाजार अब 24 में रोल ओवर हो रहा है। आपको इंडेक्स की अर्निंग्स या एक ब्रॉड अर्निंग्स का व्यू ये जानना चाहिए कि क्या हेल्थ आपको नजर आती है अर्निंग्स की? टॉप लेवल इंडेक्स की अर्निंग्स मेरे को 16 से 18% दिख रहा है, और ब्रॉडर मार्केट का मेरे को 18 to 22% दिख रहा है। और इसका कारण यह है कि एक तरफ बेस इफेक्ट ऑफ दिस ईयर आ जाएगा, क्योंकि इस ईयर में आपको कमोडिटी प्राइस हाइक का इम्पैक्ट सभी क्षेत्रों में दिखा आपको, तो वहां पे जहां यूज होता है, तो अगले साल जब YOY कंपैरिजन करते हैं, तो एक बुरी साल का एक बैकड्रॉप होगा, उसके अंदर ग्रोथ शार्प ग्रोइंग। सेकंड, कमोडिटी डिफ्लेशन की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली आपको इवन एफएमसीजी से लेकर, ऑटो से लेकर, फर्टिलाइजर से लेकर, पेंट से लेकर, टायर से लेकर, इतने सारे इंडस्ट्रीज जो इंपोर्टेड क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके मार्जिन्स में आप डेफिनेटली एक एक्सपेंशन देख पाओगे। दूसरी बात, तीसरी बात है कि जो 2-3 साल से कोविड के कारण हमारी कंजम्पशन में एक दबाव आया था, लॉकडाउन के जरिए या कुछ और, वो अभी एक पेंटअप डिमांड के जरिए मैं देख रहा हूं कि शायद इस दिवाली से ही आप शुरुआत देखेंगे, मगर अगले साल में आपको डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की YOY बढ़त बहुत बढ़िया दिखेगी, और वो एक अर्निंग्स को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगी टॉप लाइन के जरिए। और फाइनली मैं कहूंगा कि इंडिया का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, क्योंकि अभी 76% से ज्यादा हो गया, लॉन्ग टर्म हमारा 72% है, तो कैपेक्स का जो प्राइवेट सेक्टर में भी शुरुआत हो गया है, एडिशन टू PLI और गवर्नमेंट। तो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज की ऑर्डर बुक्स
क्योंकि वही है मेन सप्लायर, चाहे वो सीमेंट हो या स्टील हो या कैपिटल गुड्स हो या बिल्डिंग मटेरियल्स हो, जो भी है मिड एंड स्मॉल कैप सेक्टर की ऑर्डर बुक अच्छी बढ़ेगी तो उनकी भी टॉप लाइन बेहतर आएगी। और बैंकिंग सिस्टम एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में इसको सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो रिटेल लेंडिंग को ऑटो लोन्स या कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स के जरिए या कैपेक्स को थ्रू कॉर्पोरेट लोन्स के जरिए, बैंकिंग सिस्टम की हालत, क्योंकि लाइफ टाइम का इतना बेहतर एक एनपीए साइकिल की गिरावट, उसके साथ लो कॉस्ट फंडिंग का जो उन्होंने मॉपअप किया कोविड के टाइम में, जो आरबीआई ने रेट कट्स किया उसका फायदा उठाकर लॉन्गर टर्म लोन्स ले लिए थे उन्होंने, और उनके लोन बुक को उन्होंने करीबन 70-80% ऑफ द लोन बुक को उन्होंने फ्लोटिंग रेट पे शिफ्ट कर दिया। तो कि जो भी थोड़ा बहुत रेट हाइक होता है वो पूरे लोन बुक पे होता है, मगर इंक्रीमेंटल डिपॉजिट्स पे ही कॉस्ट। सो बैंकिंग सिस्टम एक बहुत बढ़िया सिचुएशन में है फाइनेंस करने के लिए इस ग्रोथ को। तो मेरे लिए अगले साल का जो मैंने कहा, मेरे को टॉप लाइन एक सेंसेक्स या निफ्टी 100 ऐसी बात करेंगे तो 16 से 18% तक की ग्रोथ FY24 में दिखती है, मगर ब्रॉडर मार्केट के लिए उससे और 200-300 बेसिस पॉइंट्स में बेहतर ग्रोथ की आउटलुक रख रहा हूं अगले साल के लिए, भले ही अपनी जीडीपी ग्रोथ 6-6.5 उसके लेवल पे भी आ जाए तो। राइट सुनील, कल परसों एक काफी ज्यादा अचंभा करने वाला डेटा आया, वो था एसआईपी का डेटा। फ्रेश लाइफ टाइम हाई, ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ रुपए हर महीने एसआईपी में आ रहे हैं। हमारे आपके सामने जो है डेटा बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या फीडबैक मिल रहा है आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स से, अपने चैनल चेक से, ऑन ग्राउंड बाजार में? क्या मतलब ऑन ग्राउंड जो एमएफ इन्वेस्टर है, जो म्यूचुअल फंड का एसआईपी इन्वेस्टर है, उसको कोई ज्यादा घबराहट नजर नहीं आ रही है? सारी घबराहट तो स्क्रीन पे ट्रेडर्स को नजर आ रही है। देखिए, इसमें मैं दो सेट्स ऑफ पीपल को मैं एक प्रेज करूंगा कि उनका काम, एक है एम्फी का जो म्यूचुअल फंड सही है का जो कैंपेन, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे धोनी और सचिन को इस्तेमाल किया है लोगों को एक म्यूचुअल फंड की जानकारी सही तरह से पहुंचाने में। ना खाली रिवॉर्ड की बात करते हैं पर रिस्क भी है, मगर ये है तो एक वो अवेयरनेस ऑफ म्यूचुअल फंड एज अ गुड प्रोडक्ट, वो एक मैं कहूंगा एम्फी और सभी एमसीज का हाथ उसमें है। सेकंड जिसमें जो है मैं डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी का कहूंगा कि उन्होंने इस वक्त पे एसआईपी इज द बेस्ट वे के एक रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि जो बाय लो की बात अभी मैंने कही ना, वही बनती है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। और ऐसे वॉलेटाइल टाइम्स में अगर आपने इन्वेस्टर का अलोकेशन बढ़ा दिया ना, तो उसके लिए रिटर्न्स और बेहतर हो जाएंगे, बिकॉज ही इज बाइंग मोर यूनिट्स जब भी मार्केट वॉलेटाइल है। तो ये एक सेलिंग का जो थॉट प्रोसेस कि इस टाइम में एसआईपी के पेनिट्रेशन को इंप्रूव करके कस्टमर को भी एसआई के बारे में बताएं, उसका सक्सेस मैं कहूंगी ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेटर्निटी जो हमारे एमएफडीज है वो है, उनको बहुत बड़ा दाग देना चाहिए, क्योंकि ये एक फैंटास्टिक चीज है। क्योंकि कोविड के टाइम में सोचिए आप, जब इंडियन इकोनॉमी की डाउनटर्न, वर्ल्ड इकोनॉमी की डाउनटर्न दिख रही, जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे थे, उस टाइम से आज तक जब ये वॉलेटिलिटी आ रही है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की वर्ल्ड में भले ही रिसेशन हो, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी है, ये भी मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा हाथ है। और 2 अदर फैक्टर्स इसमें मैं कहूंगा रेगुलेटर का भी सपोर्ट आया है इसमें, एज मार्केट एक्सपेंशन के लिए बहुत सपोर्ट दिया है रेगुलेटर ने, इन्वेस्टर एजुकेशन को स्पेसिफाइड 2 बेसिस पॉइंट्स रख के एक्सपेंशन के लिए। और दूसरा एक पॉलिटिकल, वो भी हमें याद रखना चाहिए कि एक गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस है कि इंडिया ऐसे कोविड जैसे सिचुएशन को भी हमने झेल लिया, हम क्लियरली फोकस्ड रहे कैपेक्स की बढ़त के लिए, गवर्नमेंट की ओर से जो भी सपोर्ट चाहिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जो भी ग्रोथ का सपोर्ट चाहिए, वो गवर्नमेंट एक प्रो बिजनेस गवर्नमेंट है। ये भी एक जनरल आम जनता में ये एक सोच उनके मन में है कि इंडिया का भविष्य में गवर्नमेंट भी उसको अच्छा सपोर्ट दे रही है। ये भी है मैं कहूंगा एक फैक्टर है। तो टोटल 4 फैक्टर है जो इसको एक सपोर्ट दे रही है। और खास करके अजय ये भी देख लीजिए कि इस महीने के खाली एसआईपी की ग्रोथ के ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप देखिए कि कंपोजिशन ऑफ द फंड्स में भी मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में ही नेट फ्लोज ज्यादा हुए हैं, यानी डोमेस्टिक ओरिएंटेड है जो कनेक्शन मिड कैप का, उसका कॉन्फिडेंस रिटेल इन्वेस्टर का भी सामने दिख रहा है। तो मैं कहूंगा ये ओवरऑल एक बहुत बेहतर एक स्थिति है हमारे देश के लिए। तो अल्टीमेटली वॉलेटिलिटी में भी, विक्स में भी देखिए इंडिया का इंडेक्स, भले ही हमारे इंडेक्स भी आउट परफॉर्म कर रही है, मगर विक्स में भी हमारी लोएस्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे एफआई बेच रहे हैं, डोमेस्टिक एमएफ्स खरीद रहे हैं और वॉलेटिलिटी को डैम्पन कर रहे हैं। तो ये सुनील, आप
सुनील, आपने सबको बताया, सबके बारे में आपने बढ़ावा दिया, लेकिन आप एक जने का रोल बताना भूल गए। बताइए। मीडिया। ईटी नाउ का रोल बताना भूल गए कि एसआईपी को जन जन तक पहुंचाया है। और इसमें मैं अपना ट्रम्पेट खुद थोड़ा ब्लो कर रहा हूं कि छोटे इन्वेस्टर को ये भरोसा दिलाना कि एसआईपी आपके लिए परफेक्ट प्रोडक्ट है और परफेक्ट अप्रोच है। उसके बाद आप कितना भी काम करिए, अकेले खुद काम करना चाहें, ट्रेड करिए, इन्वेस्ट करिए, बट एसआईपी जरूर करिए। वो गेटिंग सो वेरी एक्साइटेड जब भी एसआईपी का नंबर आता है और बढ़कर आता है। नहीं, वो तो खैर है ही। और हमने ईटी नाउ नेटवर्क में सुनील हमारे साथ लगभग 1 दशक से जुड़े हुए हैं और वो जानते हैं कि ईटी नाउ नेटवर्क ने एसआईपी और कॉज को कैसे चैंपियन किया है, और हम खुद इसके अंदर बिलीव करते हैं। जब आप खुद अपने प्रोडक्ट में बिलीव करते हैं तभी आप बाहर वाले को ये बता सकते हैं। निकुंज ने तो अपनी बर्थडे गिफ्ट भी बिग टिप व्हिच इज सिप यही कहा था। बिल्कुल। सुनील, वेरी क्विक एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने अर्निंग्स पे एक प्रोजेक्शन तो बताई, फॉरवर्ड लुकिंग एक अप्रोच तो बताई, बाजार FY24 की अर्निंग्स को भी कहीं ना कहीं डाइजेस्ट कर चुका है, डिस्काउंटिंग कर चुका है, लेकिन Q2 में हम क्योंकि डिफरेंट स्पेसेस पर अगर जब डिस्कशन कर रहे होते हैं, व्यू लेने की कोशिश करते हैं, सीमेंट स्पेस या जितने भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्पेसेस हैं, वहां पर अर्निंग रॉ मटेरियल प्रेशर तो रहा है। Q2 में उन्हें लगता है कि मार्जिन EBITDA भी घटेगा और Q3 से बेटर होना शुरू होगा। तो कौन सी पॉकेट्स हैं जो अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर सकती हैं Q2 में? मैं सोचता हूँ कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, जिसमें ऑटो और हाउसिंग शामिल, रियल एस्टेट में खाली हाउसिंग को दिख रहे थे, तो उसमें क्या है कि एक कमोडिटी, लास्ट क्वार्टर में आपको कमोडिटी इन्फ्लेशन का थोड़ा असर, फिर कमोडिटी डिफ्लेशन का। इस क्वार्टर में आपको पूरे जो कमोडिटी की गिरावट हो रही थी उसका बेहतर बेनिफिट आपको ऑटो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन मिलेगा, क्योंकि उनके इनपुट कॉस्ट में तेल रिलेटेड सिचुएशंस का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं एक मार्जिन में राहत उधर देख रहा हूँ। सेकेंड, एक ऑटो में भी देख रहे हैं वेटिंग लाइन कितना है, 1 साल तक गाड़ी के लिए वेट करें तो डिमांड भी बढ़ रहा है। तो मेरे के लिए ऑटो के नंबर्स मेरे ख्याल में अच्छे आनी चाहिए, वो एक ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, बैंकिंग के नंबर, जैसे मैंने बताया, ये लो कॉस्ट फंडिंग बेस, मगर उन्होंने रेट हाइक हाउसिंग लोन्स पे, सब पे जल्द से उन्होंने रेट हाइक्स कर दिया है, तो शायद बैंक्स में भी मार्जिन का एक्सपेंशन हम देख पाएंगे इस क्वार्टर में। सो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन इंक्लूडिंग ऑटो और बैंकिंग में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस क्वार्टर में नंबर्स में थोड़ा मार्जिन की एक्सपेंशन आप देख पाएंगे। शुरुआत हमने पॉजिटिविटी के साथ की, इस कॉन्वर्जेशन का एंड भी पॉजिटिविटी के साथ ही करते हैं। अभी आप ऑटोमोबाइल स्पेस की बात कर रहे थे, फेस्टिवल डिमांड पर लगातार कॉर्पोरेट्स का यही मानना है कि काफ़ी अच्छी दमदार डिमांड देखने को मिलेगी। फेस्टिव डिमांड के लिहाज से पेंट स्टॉक्स में एक्शन दिख रहा है, ऑटोमोबाइल स्पेस में भी एक एक्शन हम देख ही रहे हैं, पर्टिकुलरली एयर ट्रैवल की भी हमने बात की, इस पर आपका नजरिया बताएं। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये हमारी सर्विसेज सेक्टर है, ये एयरलाइंस और होटल्स में भी आप देखिए, होटल की रेट्स भी देखिए कैसे एक वी शेप्ड में बढ़ गए हैं, होटल ऑक्यूपेंसीज और होटल रेट्स भी, और एयरलाइन में भी ये उन्हीं एक रिलीफ ट्रैवल जो हो रहा है, तो वो बाउंस बैक आप देखेंगे कि बहुत शार्पली आप देख पाएंगे, नंबर 1। और फेस्टिवल सीजन नहीं, वही कह रहा हूँ ना, 2 दिवाली से लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी से कुछ खरीदारी नहीं की, तो इस बार मेरी सर्च है कि लोग जाके खर्चा करेंगे विद अ पेंट अप व्यू। तो डेफिनेटली ये नंबर्स जैसे आते हैं, तो एक तरफ अर्निंग्स रिपोर्ट कार्ड एक है, और दूसरा हर अर्निंग्स के रिपोर्ट के सेशन के ऊपर वो इस महीने की जो डिमांड दिख रही है और अगले साल की आउटलुक दिख रही है, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। उससे बहुत पॉजिटिविटी मेरे ख्याल में सामने आएगी और मार्केट को भी एक बूस्ट देगी। इनफैक्ट अभी आप बता रहे थे कि डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी अच्छी है। सुनील, आप बता रहे थे इंडस्ट्री में, हम भी बहुत सारी ऐसी कंपनी से बात कर रहे हैं, और केशव भजनका जी भी अभी आएंगे, वो होम इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए वो रेडी हो रहे हैं, शो पे आ ही रहे हैं वो। और होम इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री में तो एक मल्टी ईयर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है सुनील, तो ये डोमेस्टिक डिमांड की जो आप बात कर रहे हैं, ये भी एक स्पेस है। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और शानदार इनपुट्स शेयर करने के लिए। हमेशा की तरह हमारे साथ केशव भजनका अब